हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सीएमए धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सीएमए मेड इजी। तो चलिए गाइस, आज शुरू करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में देखा था और उसके आगे हमने जो आज देखना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा गाइस, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। हमने देखा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ओरिजिन यानी कि वो कहाँ से आया, इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जो उसमें बहुत तेज़ी से होने वाली इवोल्यूशन किस तरीके से विकसित हुआ, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग, मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। आज हम लोग देखने वाले हैं जो कि लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर ड्रॉप किया था कि हम यहाँ से डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंस की बात करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में इम्पोर्टेंस को बांटा गया है। तो सबसे पहले एक कैटेगरी जो कि यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सबसे पहला इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट के लिए होता है और कहीं ना कहीं हमारे नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो सीएमए होता ही क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। यहाँ पर वो किसके लिए हेल्पफुल होता है या किसके लिए डिसीजन देता है, मैनेजमेंट के लिए। तो मैनेजमेंट के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंस होगा ये हम डिस्कस करते हैं। अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम सर्व्स द मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग वेज। एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एक मैनेजमेंट को इन तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकता है। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन एंड सब डिवीज़न ऑफ कॉस्ट। एक कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ये देखते हैं कि खर्चों को हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में या डिवीज़न का मतलब हो गया अलग अलग भागों में हम बांट देते हैं। यानी कि जो एक्सपेंसेस होंगे, जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट को यहाँ पे क्या किया जाता है कि अलग अलग पार्ट में बांट दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम आगे अगर हम बात करें तो इस तरीके से देखा जाएगा कि आपका फैक्ट्री का कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरीके से कॉस्ट को बांटा गया है। तो यहाँ पर कॉस्ट का जब बंटवारा हो जाता है तो हमको ये पता चलता है कि किस चीज़ पे कितना खर्च हो रहा है और किस चीज़ पे हमको खर्च को कम करने की ज़रूरत है ताकि हम प्रोडक्ट को रिजनेबल प्राइस पे बेच सकें। तो सबसे पहला हमारा जो इम्पोर्टेंस हो गया मैनेजमेंट के लिए, क्लासिफिकेशन एंड सब डिवीज़न ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड बाय वेरियस वेज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर कंट्रोल पर्पस। नियंत्रण करने के लिए, खर्चों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए, एंड असर्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी। और हम इसमें क्या करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को असर्टेन करते हैं कि फ्यूचर में हमको कितना प्रॉफिट होगा। ईच एरिया ऑफ एक्टिविटी इट इनेबल्स द कंसर्न टू मेजर द एफिशिएंसी एंड देन टू मेंटेन एंड इम्प्रूव इट। तो किस तरीके से हम अपनी इफिशिएंसी को मेंटेन करेंगे और जहाँ पर ज़्यादा कॉस्ट हो रही है, लग रही है, उसको किस तरीके से कम किया जाए और किस तरीके से उसको मेंटेन किया जाए। तो ये हो गया मैनेजमेंट के लिए पहला एडवांटेज, क्लासिफिकेशन एंड सब डिवीजन ऑफ कॉस्ट। दूसरा एडवांटेज होगा कंट्रोल ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ठीक है, जिसको हम कहते हैं तीन टाइप की जो कॉस्ट होती है, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड। तो इन पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंस है। वेरियस इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आर यूज टू कंट्रोल द मटेरियल कॉस्ट। हमें मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स होगी जो कि आप सीएमए एंटर में पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल, फिक्सेशंस ऑफ मैक्सिमम लेवल हेल्प्स टू द मैनेजमेंट टू रिड्यूस द ओवर स्टॉकिंग। अगर आपको पता है कि एक महीने में, 1 मंथ में या 1 डे में हमारा 100 kg मटेरियल यूज़ होता है, लेकिन अगर हम 1000 kg मंगा लेते हैं तो इससे क्या होगा, ये हमने 10 महीने का स्टॉक मंगा लिया, ये हमने 10 मंथ का स्टॉक मंगा लिया है। अब इससे क्या होगा, इसको हैंडल करने की कॉस्ट बढ़ जाएगी गाइस। तो हम कॉस्ट अकाउंटेंट को चाहिए कि वो मैनेजमेंट को गाइड करे कि कितना स्टॉक एक बार में खरीदना है जिससे कि हैंडलिंग कॉस्ट ना बढ़े। एक शॉपकीपर को देखा है क्या, उसने बहुत सारा सामान खरीद लिया और कुछ अंदर रख लिया और कुछ बाहर पटक दिया, तो क्या करेगा, शाम को क्या होगा, चोरी हो सकता है या फिर उसको हैंडल करने के लिए वो अपने घर ले जाएगा, एक अलग से गोडाउन लेगा। इससे अच्छा क्या होता है कि आप उतना ही स्टॉक मंगाओ जो कि हमको हैंडल करने में प्रॉब्लम ना दे, यानी ओवर स्टॉकिंग ना हो। यूज़ ऑफ EOQ, जो हमारा फॉर्मूला होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हेल्प्स द परचेस डिपार्टमेंट टू ऑर्डर राइट क्वांटिटी। EOQ से हम निकालते हैं कि एक EOQ एक फॉर्मूला होता है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि एक बार में कितना ऑर्डर मंगाया जाए, जिससे कि ना तो हमारी कॉस्ट बढ़े, ना हैंडलिंग टाइम हमारा बढ़े और ओवर स्टॉकिंग और कहीं ना कहीं आउट ऑफ स्टॉक की प्रॉब्लम ना आए।
एन इफिशिएंट चेक ऑन लेबर, अब लेबर की बात करते हैं, एंड मशीन्स, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय गिविंग द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एबिलिटी ऑफ मशीन एंड लेबर कैपेसिटी। द वर्क इज द, ये हम देखते हैं लेबर कंट्रोल में कि हमारे पास अगर मान के चलो हमारे पास दो मशीन है, हमारे पास दो मशीन है और एक मशीन को एक बंदा चलाता है और हमने क्या किया है कि हमारे यहाँ पर 3 लोग रिक्रूट कर लिए हैं। अब एक मशीन को अगर एक बंदा चलाता है तो दो मशीन के लिए कितने लोग चाहिए थे? 2। हमारे पास अगर एक बंदा एक्स्ट्रा होगा तो गाइस इसको हमको क्या वेजेस नहीं देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा, या सैलरी वगैरह जो भी होगी इसको तो देनी पड़ेगी। तो वेजेस, सैलरी है जो भी आप वॉट एवर आप रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास मशीनें तो 2 हैं, तो 2 मशीनों पर 2 लोग काफ़ी हैं। एक हमने जो एक्स्ट्रा रखा हुआ है ये बैठा रहता है या चला जाता है। तो इससे एक कॉस्ट अकाउंटेंट एक मैनेजमेंट को सजेस्ट करता है कि अगर हमारे पास आइडल वर्कर हैं जो कि फ्री बैठे हुए हैं तो उनको या तो इंगेज किया जाए या उनको रिप्लेस कर दिया जाए। गाइस वैसे ये नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है, लेकिन क्या करें, हमारे पास अगर काम नहीं है और लोग बैठे हैं तो सीधी सी बात है कॉस्ट बढ़ जाएगी और जिससे हम मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो वर्क एंड सेक्शन रिमेन्स आइडल बाय क्लासिफाइंग द ओवरहेड्स into the controllable and uncontrollable fixed and variable. It helps to control the overhead cost. इससे हम क्या करते हैं, कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस को कैटेगरी यानी ओवरहेड्स को कैलकुलेट करते हैं और इससे हम देखते हैं कि किस खर्चे को हम नियंत्रण में ला सकते हैं और किसको नहीं ला सकते। तो ऐसे खर्चे जो हमारे लिए कंट्रोलेबल हैं उनको हम कंट्रोल करें और हो सके तो उनको कम से कम करने की कोशिश करें। ये हमारा मैनेजमेंट का एक, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के लिए रहता है। द कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोवाइड्स द डिटेल कंट्रोल एंड मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। तो एक कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता ही है, या कॉस्ट अकाउंटेंट का काम होता है कि वो मैनेजर को सजेस्ट करे कि किस तरीके से मटेरियल की कॉस्ट को कम करें, लेबर की कॉस्ट को कम करें और ओवरहेड्स कम कर सकें। तीसरा इंपॉर्टेंस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइस डिटर्मिनेशन। गाइस बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है, हमने बचपन से पढ़ा है कि प्राइस इज इक्वल्स टू, प्राइस क्या होती है गाइस, प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, यही होती है प्राइस। तो गाइस यहाँ पर कॉस्ट जब तक डिटरमाइन नहीं होगी क्या आप प्राइस निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग का जो इंपॉर्टेंस होगा प्राइस डिटर्मिनेशन। वैसे सिंपल पॉइंट है, आप अपनी ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हो। और गाइस मैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करूँगा कि जो लोग किसी चीज़ को मगअप नहीं करना है, आपको बस इन पॉइंट्स को समझना है और अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखना है। अदरवाइज़ आप इतनी जो थ्योरी है उसको अगर आप मगअप करने लगे तो पॉसिबल नहीं होगा आपको स्कोर करना। ऐसे पॉइंट्स अगर थ्योरी में आते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो आपको बस ये पॉइंट्स अपने याद रखने हैं और इसके बाद सारी की सारी थ्योरी आपको अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखनी है। मैं आपको बता दूं अपनी स्ट्रेटजी, मैंने कभी भी थ्योरी के सिर्फ पॉइंट्स मुझे याद रहते थे, इसके अंदर का मटेरियल या इसके अंदर की जो लैंग्वेज है वो मेरी ऑन लैंग्वेज होती थी। अगर आप इसको मगअप करने की कोशिश करोगे, रटने की कोशिश करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। बहुत थ्योरी है गाइस, बहुत कुछ पढ़ना है हमको। इसलिए प्राइस डिटर्मिनेशन सिंपल सा फंडा, इससे हम क्या करते हैं, प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ही हम प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। मैनेजमेंट को अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन करनी है तो वो क्या करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटेंट से बोलेगा कि इस प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन करिए या कॉस्ट डिटरमाइन करिए, प्राइस हम डिटरमाइन कर लेंगे, कॉस्ट बता दो, प्राइस हम डिटरमाइन कर लेंगे। तो एक बेनिफिट ये हो गया, ये एडवांटेज बिजनेस पॉलिसीज़ बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। जो भी बिजनेस पॉलिसीज़ होती हैं, अगर कोई बिजनेस हमारा ज़्यादा कॉस्ट आ रही है उसको रन करने की या वो रेवेन्यू नहीं दे रहा है तो हम उसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट को सजेशन देते हैं। हम यानी कौन, CMA, हम सजेशन देते हैं कि किस तरीके से किस कंपनी को चालू रखना है, अगर चालू रखेंगे तो किस क्या क्या काम करने पड़ेंगे या कौन कौन सी चीज़ों को कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। तो बिजनेस पॉलिसीज़ बनाने में बहुत हद तक कॉस्ट अकाउंटेंट हेल्प करते हैं, किसकी, मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंस हो जाता है कि बिजनेस पॉलिसीज़ में रिक्वायर कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोसीजर्स एंड दिस फैसिलिटेटेड बाय द कॉस्ट इंफॉर्मेशन करेक्टली प्रेजेंटेड। Cost accounting helps the management to take the vital decisions such as introductions of new product, selection of optimum product mix, utilization of spare capacity। spare capacity का मतलब हो गया हमारे पास खाली टाइम पड़ा हुआ है और हम ऑर्डर इसलिए नहीं ले रहे हैं कि एक बंदा बोल रहा है कि मुझे 10 रुपये में बना के 10 में ही बेच दो, और अगर कोई 10 रुपये में हमसे मांग रहा है और हम उसको इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि 10 रुपये में हम बना रहे हैं,
तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होते हैं सीएमए सजेशन देते हैं मैनेजमेंट को, सर हमारे पास अगर आइडल कैपेसिटी है, अगर हम नहीं बनाते हैं तब भी हमारे पास लोग खाली बैठे रहेंगे या मशीन खाली पड़ी है, तो एटलीस्ट हमारा एक कस्टमर तो बन रहा है। इसलिए हम उस स्पेयर कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए हमेशा सजेशन देते हैं मैनेजमेंट को कि हम 10 रुपये में बना के, अगर सामने वाला हमको ऑफर दे रहा है कि मुझे 10 में दो, तो हमें उसे देना चाहिए, क्योंकि ये मैनेजमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमारे पास एक कस्टमर आ रहा है। इसके अलावा रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स एक्सेट्रा के रिगार्डिंग भी मैनेजमेंट सजेशन देते हैं कि इस मशीन को चलाने से, अगर हमें फॉर एग्जांपल आपके पास एक पुराना इंजन है, उसे चलाने से आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो 10 रुपये यूनिट आ रही है, लेकिन अगर आप न्यू इंजन लेकर आते हो तो 2 रुपये यूनिट आएगी। और अगर आप पर डे, अगर आप 1000 यूनिट अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप सोच लो पर डे की कॉस्ट कितनी आ रही है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि किस एसेट्स को रिप्लेस कर देना चाहिए, किस एसेट्स को हमको कंटिन्यू करना चाहिए, एक्सेट्रा। नेक्स्ट डिसीजन या नेक्स्ट इंपॉर्टेंस होगा मैनेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी। इसमें स्टैंडर्ड बताते हैं सीएमए कि किसी चीज़ की इफ़िशिएंसी, यानी एक इंसान, एक पर्सन एक दिन में कितना काम कर सकता है, ठीक है, या वो कितने यूनिट्स बना सकता है, इसका एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया कि एक बंदा 10 यूनिट बना सकता है। तो इससे क्या हो जाता है, जो बंदा 9 बनाएगा उसकी इफ़िशिएंसी बिलो स्टैंडर्ड है, और जो बंदा 11 यूनिट बना रहा है उसकी इफ़िशिएंसी अबव स्टैंडर्ड है। तो इसको हम इंसेंटिव देंगे और इसकी सैलरी को हम कट करेंगे, या इसको लो स्टाइपेंड या लो इंसेंटिव देंगे। तो इससे कहीं ना कहीं हम स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी डिसाइड करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट। बेस्ट यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, किस तरीके से हमारे पास, कहते हैं ना, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आपको क्या करना है, मैक्सिमम आउटपुट गेट करना, मैक्सिमम आउटपुट देना, एक बड़ी चीज़ होती है, और कॉस्ट अकाउंटेंट यहाँ पर हमारी हेल्प करेंगे। स्पेशल फैक्टर्स होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग informs the management about the special factors such as optimum profitability, seasonal variations, volume and cost, idle time of labor and idle capacity of the machine, etc. It also helps to curtail the losses during the off season. For example, आइसक्रीम का जो बिजनेस होता है वो साल भर नहीं चलता गाइज, ठंड में लोग आइसक्रीम कम खाते हैं, तो उस टाइम पर जो मशीनें होती होंगी, जो फैक्ट्री की जो ऑक्यूपेंसी होती होगी, उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, इसके बारे में भी कॉस्ट अकाउंटेंट मैनेजमेंट को एक सजेशन देते हैं, और ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंस बन जाता है। अब हम बात करते हैं बी पॉइंट की। अभी तक हमने देखा कि मैनेजमेंट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सीधी सी बात है, इंपॉर्टेंस है तभी हमारे नाम में ये एम वर्ड जोड़ा गया, अदरवाइज यही अच्छा था, यानी डब्ल्यू को पलट दो तो क्या बन जाएगा, एम। यानी हम लोग कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल क्रिएट कर रहे थे, इसीलिए कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर दिया गया। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंस है वर्कर के लिए। गाइज वर्कर के लिए कैसे इंपॉर्टेंस हो सकता है, अब इसको हम देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग डिस्क्लोज द रिलेटिव इफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट वर्कर्स एंड हियर बाय फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन ऑफ सुटेबल प्लान ऑफ वेजेस पेमेंट फॉर रिवार्ड इफिशिएंसी। ये कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक थी, आपने देखा होगा 11th-12th में आपने पढ़ा होगा, टेलर का जो पीस मेल वेज सिस्टम था, कि अगर आप 10 यूनिट बनाते हो तो आपको 100 रुपये मिलेंगे, लेकिन आप अगर 20 यूनिट बनाते हो तो आपको 200 नहीं मिलते, आपको 220 मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि आप अच्छी इफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हो, तो आपको इंसेंटिव दिया जाता है। तो वर्कर के लिए क्या है, ये वर्कर के लिए हमने बहुत सारी स्कीम्स बना रखी हैं कि जो ज़्यादा काम करेगा। अब ये सर कैसे, हमने ये 10 क्या था, 10 था स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड किसने डिसाइड किया, सीएमए ने या कॉस्ट अकाउंटेंट ने। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंस किसके लिए हो गया, वर्कर के लिए भी हो गया, कि उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया, और जो स्टैंडर्ड से ऊपर काम करेगा उसको ज़्यादा सैलरी, और जो नीचे काम करेगा उसको कम सैलरी मिलेगी। एंड प्रोवाइड्स द एडिक्वेट इंसेंटिव्स टू द लेस इफिशिएंट, क्या लिखा है, प्रोवाइड एडिक्वेट इंसेंटिव टू द लेस इफिशिएंट वर्कर, और अ गुड सिस्टम फॉर कॉस्टिंग प्रमोट्स prosperity of the business and thus ensure greater security of service and adequate rewards to the worker, ताकि हम वर्कर को, देखा होगा आपने, प्रमोशन वगैरह दे सकें, और उनके इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उनका प्रमोशन हो, उनको ज़्यादा सैलरी मिले वगैरह वगैरह। इंपॉर्टेंस टू द क्रेडिटर एंड इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स को किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है। इट इनेबल्स द क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर टू जज द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द क्रेडिट वर्थनेस। हम जो क्रेडिटर्स जो हमको उधार सामान देते हैं, इन्वेस्टर जो हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट को भी देखते हैं कि इस कंपनी की कॉस्ट अच्छी है। जैसे कि जियो जो है वो कॉस्ट इफिशिएंट है, दैट्स वाई उसका रेवेन्यू ज़्यादा है। आज आप देखो गूगल जैसी कंपनियाँ आज
हज़ारों करोड़ रुपए जियो में इन्वेस्ट कर रही हैं बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं उसका जो कॉस्ट इन जो कट सिस्टम है या कॉस्ट इफिशिएंट सिस्टम है उसकी वजह से। तो क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द बिजनेस, अ साउंड बिजनेस कंसर्न विद द गुड सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग कैन अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स देन अ सिमिलर कंसर्न विदाउट एन एडिक्वेट सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग। तो हम कह सकते हैं जो लोग कॉस्टिंग कहते हैं ना, कॉस्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, आज जियो से पूछो कॉस्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। जब लो कॉस्ट होती है तो हमारे प्राइस भी लो होती है और फाइनली हम उसको जब कस्टमर तक लो प्राइस में डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट को, तो कस्टमर्स जब प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ जाएगा और आप लीडर बन जाओगे। और आज फाइनली जियो लीडर है बिकॉज ऑफ कॉस्ट कट सिस्टम। इंपॉर्टेंस टू द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट भी क्या करती है गाइस, गवर्नमेंट के लिए कैसे इंपॉर्टेंस होता है, जैसे आपने सुना होगा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। अगर आप इम्पोर्ट जनरली जो होता है वो कॉस्ट पे लगता है या प्राइस पे लगता है, जो एमआरपी होती है उस पर। लेकिन अगर आप ये बोल दो कि कोई चीज़ 10 रुपये की हम तो 2 रुपये में लाएं, तो गवर्नमेंट इस पर थोड़ी ना आपसे 30% का टैक्स लेगी, कस्टम ड्यूटी लेगी। तो गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस होता है कि गवर्नमेंट जानती है कि इसकी कॉस्ट कितनी हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल तुमने बोला 2 रुपये, लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि 8 रुपये से कम में ये बनती ही नहीं है, या 8 रुपये से कम में आ ही नहीं सकती। तो गवर्नमेंट इस सिचुएशन में कहेगी तुम भले 2 रुपये में लाए हो लेकिन हम तो 8 रुपये पर टैक्स लेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में पहले इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो कंपनियां होती थी वो कह सकते हो आप गड़बड़ी करती थी। तो गवर्नमेंट ने कॉस्ट अकाउंटिंग इसीलिए कंपलसरी कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग में। Facilities to the assessment of the excise duty and income tax and foundation of the policies regarding industry, export, import, taxation, etc. It also facilitate the preparations of national plan for economic development. It is provide ready figure for use of government for application टू द प्रॉब्लम लाइक प्राइस फिक्सेशन। जैसे देखो मैंने आपको कहा था प्राइस फिक्सेशन वगैरह में हेल्प करती है, प्राइस कंट्रोल में हेल्प करती है, टैरिफ प्रोटेक्शन में हेल्प करती है एंड वेज लेवल फिक्सेशन में हेल्प करती है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट वगैरह में हमारी कॉस्ट अकाउंटेंट की जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो गवर्नमेंट के लिए हेल्प करती है। इंपॉर्टेंस टू द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को कैसे बेनिफिट होगा गाइस, कॉस्ट की वजह से ही आज मार्केट में नए नए प्रोडक्ट आते हैं और वो एक कम प्राइस पर कस्टमर को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सब लोग अपनी कॉस्ट ही डिसाइड कर रहे हैं। आजकल कहते हैं कि बाबा रामदेव का जो पतंजलि ब्रांड है गाइस, आज वो कॉस्ट प्लस लो मार्जिन वो लोग ले रहे हैं। आज लो मार्जिन की वजह से, यानी कहीं ना कहीं कॉस्ट उन्होंने डिसाइड की, उन्हें पता है 100 रुपये का प्रोडक्ट है और हमें सिर्फ 10 रुपये बचाना है, तो वो प्रोडक्ट को 110 में बेच रहे हैं। लेकिन पुराने जो ट्रेडिशनल लोग थे वो 100 रुपये के प्रोडक्ट पर 50 रुपये का रेवेन्यू बनाकर 150 रुपये में सेल कर रहे थे। तो आज कॉस्टिंग की बदौलत हमारे पास कहीं ना कहीं प्रोडक्ट सस्ता आ रहा है या चीप कॉस्ट में मिल रहा है। रीज़न कि उन्हें पता है हमें मार्जिन कम रखना है। मार्जिन कैसे डिसाइड होता है ये सब जानते हैं। मार्जिन तो हम अपने हिसाब से देखते हैं, लेकिन कॉस्ट हम अपने हिसाब से नहीं देख सकते कि इतनी आएगी, या कॉस्ट को जो है वो कम किया जा सकता है, कॉस्ट को कम करना पड़ता है और उसमें हमेशा कॉस्ट को रिड्यूस करने का स्कोप रहता है। तो द अल्टीमेट एम ऑफ कॉस्टिंग टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन to the minimum and maximum the profit of the business. A part of the benefit of resulting from the reduction of the cost is usually passed on the consumer in the form of lower price. अगर कॉस्ट रिडक्शन होगा, लागत में कमी आएगी तो फ़ायदा सबका होगा। कहते हैं ना देश में खुशहाली आएगी तो फ़ायदा सबका होगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं ना कि देश में खुशहाली आएगी तो फ़ायदा सबका होगा। चाइना के प्रोडक्ट इंडिया में सस्ते क्यों हैं? क्योंकि उनकी कॉस्ट कम है, इसलिए वो लोअर प्राइस पे सेल होते हैं गाइस। तो बिसाइड्स द इंस्टॉलेशन ऑफ द कॉस्टिंग सिस्टम विल इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ द पब्लिक अबाउट द फेयरनेस ऑफ द प्राइस चार्ज। अगर एक कस्टमर को पता है कि इसकी लागत कितनी है तो इससे कहीं ना कहीं कस्टमर के दिमाग पर ये चीज़ आती है कि ये मुझसे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि आपने 11-12 में देखा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग ना देखकर वहाँ पर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में डिफरेंस देखा था। अब यहाँ पर हम अकाउंटिंग का ही डिफरेंस देख रहे हैं, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो सिंपल है गाइज, मैंने बताया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरली पास्ट की होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा फ्यूचर के बारे में होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एग्जैक्ट डेटा की होती है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग नॉशनल या हम कह सकते हैं एक रियलिस्टिक तो नहीं कह सकते लेकिन प्रिडिक्टिव वैल्यूज होती हैं इसमें। पर्पस की बात करें तो इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस इन द जनरल वे
जनरल वे में पास्ट का डेटा होता है। इट टेल्स अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस टू ओनर एंड अदर आउटसाइड पार्टीज। जबकि इसकी बात करें तो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर प्रॉपर प्लानिंग ऑपरेशन एंड कंट्रोल द डिसीजन मेकिंग। किस तरीके से एक मैनेजमेंट चलेगा, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना, उसका ऑपरेशन कैसे चलेगा, डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, इसके बारे में। फॉर्म्स ऑफ अकाउंट की बात करें तो दीज अकाउंट्स आर कीप्ड इन सच अ वे एज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो की जाती है वो या तो कंपनीज एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग की जाएगी जैसा कि रिक्वायर्ड होगा। जबकि फाइनेंस कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो दीज अकाउंटिंग आर जनरली कीप्ड voluntarily to meet the requirement of the management, but now companies act made it obligations to keep the cost accounting records in some manufacturing industries। section 148 कंपलसरी करता है कॉस्ट अकाउंटिंग ऑडिट या कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखना। तो कंपनीज एक्ट में 2013 के अकॉर्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग मस्ट कर दी गई है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में खासकर। रिकॉर्डिंग की बात करें तो इट क्लासीफाई रिकॉर्ड एंड एनालाइज द ट्रांजेक्शन इन अ सब्जेक्टिव मैनर दैट इज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। जबकि इट रिकॉर्ड्स, ये हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो ये रिकॉर्ड करता है एक्सपेंडिचर इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर दैट इज अकॉर्डिंग टू द पर्पज फॉर विच द कॉस्ट आर इनकर्ड। हम अपने इसमें हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से, अपने पर्पज के हिसाब से कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। कंट्रोल की बात करें तो इट ले एम्फेसिस ऑन द रिकॉर्डिंग द एस्पेक्ट्स विदाउट अटैचिंग एनी इंपॉर्टेंस ऑन कंट्रोल। कंट्रोल के ऊपर फोकस नहीं करते फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि ये तो पास्ट का डेटा, पास्ट किसी के कंट्रोल में नहीं है क्योंकि वो निकल चुका है, लेकिन हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। पढ़ लो, जो हुआ सो हुआ, 12th का रिजल्ट जैसा आया अच्छा आया। अगर आपको सीएमए में अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हम अपना फ्यूचर तो सुधार सकते हैं ना गाइस। फ्यूचर हमारे हाथ में है, पास्ट हमारे हाथ में नहीं। इट प्रोवाइड्स अ डिटेल सिस्टम ऑफ कंट्रोल फॉर मटेरियल लेबर। कंट्रोल कर सकते हैं मटेरियल को, लेबर को, ओवरहेड कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। पीरियोडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग की बात करें तो इट्स रिपोर्ट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन यूजुअली एट द एंड ऑफ द ईयर होती हैं। जबकि इट गिव्स इंफॉर्मेशन थ्रू द कॉस्ट रिपोर्ट्स टू द मैनेजमेंट एज एंड व्हेन डिजायर। कॉस्ट अकाउंटिंग की रिपोर्ट कभी भी मांगी जा सकती है मैनेजमेंट द्वारा जब जरूरत होगी। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर अकाउंट्स ऑफ द होल बिजनेस। दे आर इंडिपेंडेंट इन नेचर एंड डिस्क्लोज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस टू द बिजनेस एज अ होल। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम डिपार्टमेंट वाइज, पर्टिकुलर जॉब वाइज, पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड डिस्क्लोज प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच प्रोडक्ट और जॉब और सर्विस। हर एक प्रोडक्ट का, हर एक जॉब का, हर एक सर्विस की अलग अलग कॉस्टिंग की जा सकती है। रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट की बात करें तो द कॉस्ट आर रिपोर्टेड इन एग्रीगेट इन फाइनेंशियल अकाउंट। एग्रीगेट में टोटल कॉस्ट कितनी आई है। जबकि कॉस्टिंग में क्या होता है, सेपरेट सेपरेट, हर एक डिफरेंट डिफरेंट बेस के अकॉर्डिंग हम उसको बांटते हैं, यानी तोड़ तोड़ कर लिखते हैं। द कॉस्ट आर ब्रोकन डाउन ऑन अ यूनिट बेसिस इन कॉस्ट अकाउंट्स। एक पर्टिकुलर यूनिट की कॉस्ट निकाली जाती है कि कितनी आएगी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट या यूनिट की कॉस्ट। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिलेटेड टू द कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द बिजनेस एंड इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग, ऑफिस, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सारे खर्चे इसमें लिए जाते हैं। लेकिन जनरली कॉस्ट अकाउंट्स में वो खर्चे लिए जाते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन से खर्चे लिए जाते हैं, जो सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड है। कॉस्ट अकाउंट्स रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शन्स connected with the manufacturing of goods and services and include only those expenses which enter into a production। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं गाइज। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन को बताता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटेंट नॉन अकाउंटिंग जो होती है नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन को भी के साथ भी डील करता है। फिगर की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंट डील ऑन द मेनली विद द एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर, या क्योंकि पास्ट के होते हैं, जबकि इसमें एस्टिमेट्स होते हैं। ये मैंने आपको एडवांस में पहले ही बता दिया था। रेफरेंस की बात करें या फिर रिलेटिव एफिशिएंसी की बात करें, स्टॉक वैल्यूएशन की बात करें, हाँ एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, स्टॉक आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस पर वैल्यू किया जाता है। लेकिन याद रहे कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑलवेज ऑन कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट पर ही वैल्यू करेंगे, काम ही है इसका कॉस्ट निकाल के देना। यही तो कॉस्ट निकाल के फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देता है, तब जाके ये कॉस्ट और मार्केट प्राइस पर उसको वैल्यू करते हैं। इसके अलावा चलिए मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो देखो मैनेजमेंट वो हो गया जो कहीं ना कहीं दोनों टाइप की अकाउंटिंग को यूज़ करके डिसीजन लेता है, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी यूज़ करता है जो, और कॉस्ट अकाउंटिंग को भी
यूज़ करता है। तो गाइज इसका डिफरेंस ईजिली हम देख सकते हैं, फटाक से आपको समझ में आ जाएगा। मीनिंग यानी कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को ही सारे डिसीजन लेने रहते हैं, लेकिन ये लोग यूज़ करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग को। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में देखिए, डील विद द असर्टेनमेंट, एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ अकाउंटिंग एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट, जबकि ये डील करता है विद द इम्पैक्ट, किसी चीज़ का इफेक्ट और उसका इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, किसी भी खर्चे का क्या बिजनेस के ऊपर इफेक्ट इम्पैक्ट होगा, ये देखता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग को इम्पैक्ट नहीं देखना, ये असर्टेन करता है, अपोर्शन करता है, अलग अलग चीज़ों में बांटता है। बेस की बात करें, इट प्रोवाइड द बेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कहीं ना कहीं ये बेस है, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर आ रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इसी में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है। इन दोनों के ऊपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी देखा जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो सर सबसे बड़ा हो गया। यस, डेफिनेटली मैनेजमेंट सबसे बड़ा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट ही सारे डिसीजन ले रहा है ना। इट ड्राइव फ्रॉम द बोथ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन है क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। रूल की बात करें तो इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग कॉस्टिंग डेटा फॉर द मैनेजमेंट, ये कलेक्ट करता है कॉस्टिंग डेटा को, किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। और ये क्या करता है मैनेजमेंट, इट इज़ अ ग्रेटर डिग्री ऑफ रेलेवेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, as a clear idea of the type of cost and item, the required analysis and state the specific problem of the business। कहीं ना कहीं ये जो CMA ने जो डेटा आपको दिया है, या कॉस्ट अकाउंटिंग का जो डेटा होता है, उसको वो यूज़ करते हैं अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। स्टेटस की बात करें तो द स्टेटस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट कम्स आफ्टर द मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यानी कि पहले कौन होगा गाइस, मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा, इसके बाद आते हैं कौन, कॉस्ट अकाउंटेंट। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज द सीनियर इन द पोजीशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट। मैंने कहा था ये पहले ही कि ये कॉस्ट अकाउंटेंट से भी बड़ी पोस्ट है, या कह सकते हो इनका इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके लिए डेटा कौन दे रहा है, कॉस्ट अकाउंटेंट। आउटलुक की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटेंट हैज़ अ नैरो अप्रोच, he has to refer an economic and statistical data for analyzing the cost effect, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट होती है इफेक्ट ऑफ द कॉस्ट एंड बिजनेस अलॉन्ग विद द कॉस्ट एनालिसिस, यानी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज़्यादा ब्रॉड है, इसमें कॉस्टिंग एनालिसिस तो इंक्लूड होता ही होता है। टूल्स एंड टेक्निक की बात करें तो इट हैज़ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस एक्सेट्रा एज अ बेसिक टूल्स फॉर द टेक्निक। जबकि यहाँ पर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर अलॉन्ग विद दीज मैनेजमेंट अकाउंटेंट has a fund and cash flow statement, ratio analysis etc, has its accounting tools and techniques, ये सारी चीज़ों को यूज़ करता है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज़ हो रही हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग में। स्कोप की बात करें, इट डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग। जबकि हम बात करें मैनेजमेंट की तो ये सबको इंक्लूड करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सारी टाइप की अकाउंटिंग को देखता है। पीरियड ऑफ प्लानिंग की बात करें तो इट्स कंसर्न विद द शॉर्ट टर्म प्लानिंग, जबकि मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। यानी जो CMA ने जो रिपोर्ट दी होगी, उस रिपोर्ट को बेस बनाकर ये कहीं ना कहीं फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे। असिस्टेंस की बात करें तो इट मियरली असिस्ट द मैनेजमेंट इन इट्स फंक्शन, ये हल्का फुल्का असिस्ट करते हैं मैनेजमेंट को, लेकिन इट असिस्ट एंड इवेल्युएट द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, पूरा मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं। गाइस ऐसा नहीं है कि CMA में मैनेजमेंट नहीं पढ़ाया जाता, मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा, बट यहाँ पर हम सिर्फ डिफरेंस देख रहे हैं। अप्रोच की बात करें तो इट इज़ हिस्टोरिकल इन इट्स अप्रोच, जबकि ये फ्यूचरिस्टिक होता है, यानी पास्ट का डेटा उठाकर CMA फ्यूचर के बारे में आपको एक अप्रोच बताता है कि क्या रहेगा फ्यूचर का, लेकिन मैनेजमेंट हमेशा सिर्फ फ्यूचर के लिए ही डेटा मांगता है किसी चीज़ का। इंस्टॉलेशन की बात करें, इट कैन बी इंस्टॉल विदाउट मैनेजमेंट, जबकि मैनेजमेंट को अगर इंस्टॉल होना है तो आपको क्या चाहिए, इट नीड्स फाइनेंशियल एंड कॉस्ट। अगर ये काम तभी करेगा जब इसके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा होगा और कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा होगा। तो गाइज यहाँ पर हमने देखा, आज की क्लास में हम इस वीडियो को मैं यहीं पे पॉज कर रहा हूँ। आज हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड थर्ड एंड लास्ट इज हमने जो देखा यहाँ पर मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपके लिए एक जनरल लैंग्वेज है, आप पढ़ सकते हो, उसको रीड कर सकते हो, और इसके बीच में जो डिफरेंस है आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर हो गए होंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट फ्यूचर के बारे में बात करता है, फ्यूचर की पॉलिसीज़ बनाता है, डिसीजन लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसकी हेल्प से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से। तो ये रहा आज का वीडियो हमारा, आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा।